नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। आज हम इस श्रृंखला में देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, इनकी परिभाषाएं देखेंगे और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा इतिहास के संबंध में उनकी परिभाषाएं और हिंदी साहित्य में और हिंदी साहित्य के जो साहित्यकार रहे हैं उनके अनुसार हिंदी साहित्य की परिभाषाएं, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और भी जो भी हिंदी साहित्य में साहित्यकार हैं उनके भी हम परिभाषाएं देखेंगे। आज की क्लास है एक आपने सबसे पहले अपने YouTube चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास। इतिहास की परिभाषाएं क्या हैं। इतिहास की परिभाषाएं की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हम देखेंगे कि जो इतिहास शब्द है, इतिहास शब्द का हमें पता रहना चाहिए ये कैसे बना है। इतिहास की बात करें तो हम इतिहास है, इतिहास शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है, इत धन ह धन आस के इन योग से इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति होती है। इत धन ह धन आस, इत का अर्थ होता है ऐसे या ऐसा और ह का अर्थ होता है निश्चित ही। आस का अर्थ है यहाँ पे घटित हुआ, अर्थात ऐसा ही निश्चित है या निश्चित था या घटित हुआ। इसका अर्थ होगा हिंदी साहित्य के इतिहास में हम देखेंगे कि इति का अर्थ होता है ऐसा, जिसमें इति आएगा इसका, इत का अर्थ होगा ऐसा, ह का अर्थ होगा यहाँ पे निश्चित ही, आस का अर्थ होगा यहाँ पे घटित हुआ या था। हम कह सकते हैं इतिहास का अर्थ लेने के संदर्भ में ऐसा ही निश्चित था या ऐसा ही घटित हुआ। तो ये तो हुआ इतिहास शब्द का अर्थ। अब देखते हैं हम विद्वानों द्वारा, पाश्चात्य विद्वानों द्वारा इतिहास की जो परिभाषाएं दी गई हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में, ये आपको डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास के पुस्तक में भी मिल जाएगा। और सबसे पहले देखते हैं हम, देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें मिलते हैं हेरोडोटस। जो हेरोडोटस हैं ये जिनका समय है 484 से 485 ईस्वी और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। अब देखिए हेरोडोटस वो हैं जिन्हें विश्व में इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है। क्या हेरोडोटस को इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है, वो भी विश्व में, ये याद रखिए। और आधुनिक इतिहास के जनक कौन हैं, वो 3 हैं। और विश्व में इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस की किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। अब देखिए हेरोडोटस इतिहास की परिभाषा क्या देते हैं, वो बताते हैं सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। कि सत्य घटनाओं का अध्ययन क्या हो, क्रमबद्ध अध्ययन हो, वो क्या होगा, इतिहास होगा। ये हेरोडोटस बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए आगे अगले एक आचार्य आते हैं विको। जो विको हैं जिनका समय है 1668 से 1744 ईस्वी। इनकी पुस्तक का नाम है साइंजा नोओवा। इनकी पुस्तक का नाम है साइंजा नोओवा। अब जो इसका अर्थ है हिंदी में नया विज्ञान। ये पुस्तक है जो इनकी है, ये 1725 ईस्वी में आती है। और विको ने अपनी इतिहास दृष्टि जो बताई है उसको हम देखते हैं। जो विको की इतिहास के संदर्भ में क्या दृष्टि है, ये इतिहास को अतीत से संबद्ध न मानकर वर्तमान से भी जोड़ते हैं। जो विको हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं, ये कहते हैं ये इतिहास को अतीत से संबद्ध न मानकर वर्तमान से भी जोड़ते हैं। ये सबसे इनकी बड़ी विशेषता है, इनकी दृष्टि है। आगे देखिए इनकी जो दृष्टि है, इन्होंने इतिहास में वैज्ञानिक व तुलनात्मक पद्धति की प्रतिष्ठा की। अब देखो जो विको हैं, विको ने क्या किया था, वैज्ञानिक व तुलनात्मक पद्धतियों की क्या की, प्रतिष्ठा की। किसने, विको ने। ये याद रहना है। अब देखिए इन्होंने इतिहासकारों को निम्नलिखित 5 प्रकार की भ्रांतियों से बचने का उपदेश दिया। जो इतिहासकार हैं, विको ने इतिहासकारों को 5 प्रकार की भ्रांतियों से बचने का उपदेश दिया था। वो 5 प्रकार की भ्रांतियां हैं जिनसे इतिहास कैसे बच सकता है, वो आप देखिए। सबसे पहले पहली जो भ्रांति है, प्राचीन काल के प्रति अतिरंजनात्मक दृष्टिकोण का त्याग करना चाहिए। पहला बताते हैं जो भ्रांति है वो है प्राचीन काल के प्रति अतिरंजनात्मक दृष्टिकोण का त्याग करना चाहिए। आगे बताते हैं 2 नंबर है जातिवाद के अभिमान का त्याग करना चाहिए। 3 नंबर है महापुरुषों को अधिक विद्वान मानने के भ्रम से बचना चाहिए। मतलब कि कहना चाह रहे हैं जो महापुरुष हैं उनको अधिक विद्वान मानने के भ्रम से हमें बचना चाहिए। ये साहित्य इतिहासकारों के संबंध में बता रहे हैं विको। ठीक, अगली जो 4 नंबर उनकी जो भ्रांति है वो बताते हैं इतिहासकार को बचना चाहिए, जिससे 2 जातियों के भावों एवं विचारों की समानता के आधार पर ही उन्हें परस्पर संबद्ध मान लेना उचित नहीं। बता रहे हैं 2 जातियों के भावों एवं विचारों की समानता के आधार पर ही उन्हें परस्पर संबद्ध मान लेना उचित नहीं। ये विको बता रहे हैं भ्रांति में। अगली जो 5वीं इनकी भ्रांति बताते हैं, पुराने व्यक्तियों के बारे में यह मान लेना कि उन्हें अपने युग का अधिक ज्ञान था। इस भ्रांति से भी हमें बचना चाहिए साहित्यकारों को, कि जो पुराने व्यक्तियों के बारे में यह मान लेना कि उन्हें अपने युग का अधिक ज्ञान था। इससे हमें क्या है, बचना चाहिए इस भ्रांति से। अब देखिए जो विको हैं, विको परिभाषा देते हैं, इतिहास के संदर्भ में बताते हैं इतिहास मानव की चेष्टा तथा चिंतन का फल है। इसका स्वरूप समाज और संस्थाओं के निर्माण से परिपूर्ण है। इसमें समानता तथा निरंतरता की प्रवृत्ति होती है। ये परिभाषा है विको की।
किसकी है? विको की परिभाषा है। बताते हैं कि इतिहास मानव की चेष्टा तथा चिंतन का फल है। इसका स्वरूप समाज और संस्थाओं के निर्माण से परिपूर्ण है। इसमें समानता तथा निरंतरता की प्रवृत्ति होती है। ये है विको के द्वारा परिभाषा इतिहास की। अब देखिए हैं इमैनुअल कांट हैं, जो कांट की परिभाषा, इनका समय देखिए, समय है 1724 से 1804 ईस्वी। ये है कांट। कांट की इतिहास दृष्टि हमें पता रहनी चाहिए, इतिहास दृष्टि क्या है कांट की। तो कांट की इतिहास दृष्टि देखते हैं। इतिहास दृष्टि में कांट बताते हैं इतिहास सार्वजनिक और विश्वजननी प्रक्रिया है। क्या है? इतिहास सार्वजनिक और विश्वजननी प्रक्रिया है। इसमें प्रगति की एक योजना निहित है। इसमें क्या है? प्रगति की जो प्रगति है, प्रगति की एक योजना निहित है। आगे है, इसमें बताते हैं इसकी मौलिक प्रवृत्ति बौद्धिकता तथा नैतिकता का विकास है। इतिहास में इसकी मौलिक प्रवृत्ति बौद्धिकता तथा नैतिकता का विकास है। ये इमैनुअल कांट बताते हैं। आगे देखिए कांट जो परिभाषा देती हैं इतिहास के संदर्भ में, वो है कांट की परिभाषा, इतिहास दूरदृश्य जगत के अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। कांट कहते हैं इतिहास के संदर्भ में इतिहास दूरदृश्य जगत से अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। ये कांट कहते हैं। अब देखिए, अब आते हैं हीगल। हीगल क्या कहते हैं? इतिहास की परिभाषा बताते हैं और अपनी इतिहास दृष्टि बताते हैं। जिनका समय है हीगल का 1770 ईस्वी से 1831 ईस्वी। अब देखिए हीगल की इतिहास दृष्टि क्या है। हीगल की इतिहास दृष्टि में है विश्व इतिहास प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास करना है। अब बताना चाह रहे हैं हीगल हैं विश्व इतिहास प्रक्रिया का मूल लक्ष्य क्या है? मानव चेतना का विकास करना है। ये हीगल बता रहे हैं। आगे बताते हैं हीगल कि हीगल ने विश्व प्रकृति की विकास प्रक्रिया के 3 अंग माने हैं। जो हीगल ने हैं विश्व प्रकृति की विकास प्रक्रिया के कितने अंग माने हैं? 3 अंग माने हैं। ये विशेष रूप से हमें पता रहना चाहिए कि हीगल ने विश्व प्रकृति की विकास प्रक्रिया के 3 अंग माने हैं। कितने? 3 अंग माने हैं। आगे देखिए इसमें जो हीगल ने जो 3 अंग माने हैं वो क्या क्या हैं? एक है वाद, दूसरा नंबर है प्रतिवाद और तीसरा नंबर है समवाद या समन्वय। ये है क्या? विश्व प्रकृति की विकास प्रक्रिया के 3 अंग। ये किसके अनुसार है? हीगल के अनुसार हैं। बताते हैं पहला है वाद, दूसरा है प्रतिवाद, तीसरा है समवाद या समन्वय। देखिए वाद का अर्थ लेते हैं यहाँ पे कोई विचारधारा जन्म लेती है तो वो वाद के अंदर आएगी। और जो प्रतिवाद है, प्रतिवाद में दोनों में द्वंद्व होता है या संघर्ष चलता है या विरोध होता है तो प्रतिवाद में आएगा। जब तीसरा नंबर है समवाद या समन्वय, बाद में दोनों में समन्वय हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? समवाद की वहाँ पे धारा उत्पन्न हो जाती है। ये विश्व प्रकृति की विकास प्रक्रिया के 3 अंग हीगल ने बताए हैं। अब आगे कहते हैं जो हीगल के यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, इनकी मान्यता थी कि इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, कैसी? इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर होनी चाहिए। तो हीगल हैं जो इतिहास की जो परिभाषा देते हैं द्वंद्वात्मक प्रकृति के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर ही अपने इतिहास की परिभाषा देते हैं। तो इतिहास की परिभाषा में बताते हैं हीगल हैं, कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं हीगल के अनुसार इतिहास की परिभाषा क्या हीगल बता रहे हैं। देखिए इतिहास केवल अन्वेषण एवं घटनाओं का संकलन मात्र नहीं, अपितु उसके भीतर कार्य कारण की श्रृंखला विद्यमान है। इतिहासकार केवल घटनाओं का निश्चय नहीं करता, अपितु उनकी आंतरिक प्रवृत्तियों का उद्घाटन भी करता है। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा हीगल की, क्योंकि ये विशेष रूप से पूछी भी जाती है पाश्चात्य विद्वानों में। ये कांट और हीगल और हेरोडोटस ये महत्वपूर्ण विद्वान हैं, इनके द्वारा पूछी जाती है। तो हीगल क्या बताते हैं इतिहास के संदर्भ में? इतिहास केवल अन्वेषण एवं घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण की श्रृंखला विद्यमान है। इतिहासकार केवल घटनाओं का निश्चय नहीं करता, अपितु उनकी आंतरिक प्रवृत्तियों का उद्घाटन भी करता है। यह हीगल के अनुसार इतिहास की परिभाषा। अब देखिए इतिहास में अभी अब आएंगे डार्विन, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन है वो क्या है? उनका जिनका समय है 1809 से 1854 ईस्वी। तो चार्ल्स डार्विन बताते हैं, इनकी इतिहास दृष्टि देखेंगे। इन्होंने जो परिभाषा दी है इतिहास की, उन्होंने अपने इनका एक सिद्धांत है विकासवादी दृष्टिकोण सिद्धांत, इन्होंने दिया है डार्विन का, चार्ल्स डार्विन का। ये जो परिभाषा देते हैं विकासवादी दृष्टिकोण के आधार पर ही इतिहास की परिभाषा देते हैं। तो इतिहास की परिभाषा है चार्ल्स डार्विन के अनुसार, देखिए कहते हैं सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। उसकी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं। इसी कार्य कारण श्रृंखला को खोजते हुए सृष्टि की आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना इतिहास है। कितनी अच्छी बात कही है। डार्विन बता रहे हैं कि सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं। इसी कार्य कारण श्रृंखला को खोजते हुए सृष्टि की आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना इतिहास है। ये डार्विन कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम अब देखिए अगले जो हैं थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल हैं पाश्चात्य विद्वानों में, इनका समय है 1795 ईस्वी से 1891 ईस्वी। तो ये थॉमस कार्लाइल हैं, ये बताते हैं इनके, देखिए इन्होंने इतिहास की परिभाषा उपयोगितावादी दृष्टिकोण से दी है। ये हमें पता रहना चाहिए कि
अभी हमने किसको देखा, चार्ल्स डार्विन को देखा। चार्ल्स डार्विन है वो किसका, वो देते हैं विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार अपनी परिभाषा देते हैं इतिहास की। और थॉमस कार्लाइल ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण से परिभाषा देते हैं इतिहास की, बताते हैं इतिहास एक दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। ये कितनी अच्छी बात कही है। थॉमस कार्लाइल बता रहे हैं इतिहास एक दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। ये थॉमस कार्लाइल की परिभाषा है इतिहास के संदर्भ में। अब देखिए, अब आते हैं आचार्य तेन। तेन की बात करते हैं। तेन है, इनका समय है 1828। इनका जन्म फ्रांस में 1828 में हुआ तेन, और इनका मृत्यु 1893 ईस्वी में हुआ। इनका जो तेन है, तेन का पूरा नाम हिप्पोलिट एडोल्फ तेन था। क्या पूरा नाम है तेन का? हिप्पोलिट एडोल्फ तेन। इनका देखिए, ये आधुनिक इतिहास के जनक के रूप में जाने जाते हैं। किसके? आधुनिक इतिहास के रूप में जाने जाते हैं, आधुनिक इतिहास के जनक। और इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं। और आधुनिक इतिहास के जनक कौन है? तेन है। ठीक, अब देखिए, इन्होंने इतिहास लेखन एवं अध्ययन में विधेयवादी पद्धति को क्या किया? उन्होंने, तेन ने विधेयवादी पद्धति का समावेश किया है इतिहास लेखन एवं अध्ययन में। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं हम? तेन की बात कर रहे हैं। तो तेन जहां आएंगे वहां क्या आएगी? विधेयवादी पद्धति आएगी। इसका अनुसरण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ठीक, इससे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले विधेयवादी पद्धति की थोड़ी सी झलक हमें ग्रियर्सन के इतिहास में भी मिलती है। ठीक, आगे देखिए, विधेयवादी, जो विधेयवाद का अर्थ है संदेह से परे। विधेयवाद का अर्थ क्या है? संदेह से परे है। अब विधेयवाद का आगमन रोमांटिसिज्म के विरोध में हुआ। अब देखिए, जो विधेयवाद है उसका जो आगमन हुआ था वो रोमांटिसिज्म के विरोध में हुआ था। रोमांटिसिज्म की बात करें तो हम छायावाद पढ़ते हैं। छायावाद को एक रूप से हम स्वच्छंदतावाद भी वहाँ देखते हैं। तो स्वच्छंदतावाद है वो क्या है? वहाँ माना रोमांटिसिज्म है, और इसी रोमांटिसिज्म के विरोध में क्या होता है? विधेयवाद का आगमन होता है। ये विशेष पता रहना चाहिए। और विधेयवादी पद्धति हमें कहाँ मिलती है? तेन के यहाँ मिलती है। और उनके आगे बढ़ते बढ़ते उसी प्रक्रिया का, उसी परंपरा का अनुसरण कौन करता है? ग्रियर्सन वहाँ कुछ ही झलक दिखती है उनके इतिहास में। और मूल रूप से जो विधेयवादी पद्धति का जो अनुसरण करते हैं वो है, समावेश करते हैं अपने इतिहास में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए, यह पद्धति इतिहास को समाज व साहित्य के अनिवार्य संबंधों के रूप में देखती है। जो ये पद्धति है विधेयवादी पद्धति, इतिहास को समाज साहित्य के अनिवार्य संबंधों के रूप में देखती है। अगला देखिए, इसका बिंदु है तेन के संबंध में। इस पद्धति में जाति, वातावरण और क्षण विशेष को अधिक महत्व दिया गया है। जो इतिहास की परिभाषा जब तेन देते हैं तो जाति, वातावरण, क्षण विशेष ये तीन को अधिक महत्व देते हैं, इसमें अपनी विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत। अब देखिए, जो आचार्य तेन हैं वो इतिहास की परिभाषा देते हुए क्या यहाँ पे परिभाषित करते हैं? किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित एवं क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। ये तेन बता रहे हैं कि किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित एवं क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। अगली एक और परिभाषा दी है तेन ने, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। ये कहते हैं तेन। क्या कहते हैं? किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। यह तेन कहते हैं किसके संबंध में? इतिहास के संबंध में परिभाषा देते हुए। अब देखिए, यहाँ हम देखते हैं कुछ और बिंदु मिलता है हमें। ये देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का समग्र विवेचन निम्नलिखित हिंदी आलोचकों और उनके इतिहास ग्रंथों के अनुसार उनकी साहित्यिक दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे। जो हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे, जो परिभाषाएं देख रहे हैं उसमें हमारे जो भी विद्वान शामिल होंगे वो इन ग्रंथों के अनुसार ही हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में। पहले देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 में प्रकाशित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये बताइए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो प्रकाशित हुआ वो कौन सा इतिहास था? अगला देखिए, 2 नंबर पे है आपका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। इसके जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, वो हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगला है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। ये 1952 में इसके साहित्यकार हैं बाबू गुलाब राय। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, बाबू गुलाब राय। देखिए, आगे आप कोई भी पढ़ेंगे तो सुबोध शब्द आ रहा है, इसमें ब शब्द आ रहा है। ब से आप बाबू गुलाब राय याद रख सकते हैं, क्योंकि बाबू गुलाब राय के नाम में ब की आवृत्ति 3 बार हुई है। ब और गुलाब ब, इस तरह से। और इसमें सुबोध शब्द में ब की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार आप हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1952 डॉक्टर बाबू गुलाब राय के अनुसार इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। HPD का अर्थ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। अब हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी।
ठीक। हजारीप्रसाद द्विवेदी हैं हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। आगे देखिए जो अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल अर्थात ये हिंदी साहित्य का आदिकाल है 1953 ईस्वी में। इसके रचनाकार कौन है? आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी में। इसके रचनाकार कौन है? साहित्यकार हजारीप्रसाद द्विवेदी हैं। ये हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये हजारीप्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ हैं, साहित्यिक ग्रंथ हैं, इनको याद रखना है। और सबसे एक विशेष बात याद रखनी है आपको कि हिंदी साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। ग्रंथ लिखने की जो उन्होंने प्रयास किया है हजारीप्रसाद द्विवेदी ने और डॉक्टर नगेंद्र ने, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय उन्होंने क्या किया है? लिखा तो है, अपने कोटेशन भी दिए हैं, पर उसमें क्या किया है? उन्होंने संपादन किया है। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला जो इतिहास देखेंगे हम, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास वो हैं आपके 1965 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत 1959 ईस्वी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर हरदयाल के अनुसार। ये क्या है? ये संपादन किया है इन्होंने। ठीक, ये संपादित इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल, ये। ठीक। अगला जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार लिखा गया है। याद रहना चाहिए आपको, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह 1996 ईस्वी। अब मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु के विनोद के हमें कितने 4 भाग मिलते हैं और इसमें 1913 ईस्वी और 1934 ईस्वी में विशेष 3 भाग मिल जाते हैं। तो इस तरह से मिश्र बंधु विनोद 1913 और 1934 मिश्र बंधु का ये ग्रंथ है। मिश्र बंधु 3 भाई थे और जो 3 भाई थे आप उन 3 भाइयों का कमेंट में नाम बताइए मिश्र बंधु। ठीक। अब देखते हैं हम हिंदी पाश्चात्य विद्वानों में हमने देख चुके हैं। अब देखिए कुछ 1-2 विद्वान और हैं पाश्चात्य विद्वानों में हिंदी साहित्य की परिभाषा से संबंधित। ये आपके लिए फिलॉसफी और हिंदी साहित्य में पढ़ने के लिए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों से भी आज जैसे कि नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और जो भी बिहार शिक्षा जो भी भर्ती हैं उनमें क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास में पाश्चात्य विद्वानों और हिंदी साहित्यकारों से भी परिभाषित ग्रंथ पूछे जाते हैं, जो भी परिभाषाएं हैं पूछी जाती हैं। अब देखते हैं हम अन्य पाश्चात्य विद्वानों द्वारा साहित्य की परिभाषा। इसमें एक और आते हैं विद्वान जो हैं हडसन है। जो हडसन की मुख्य परिभाषा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए। साहित्य के इतिहास में काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को भी महत्व देना चाहिए। हडसन कहते हैं साहित्य के इतिहास में काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को भी महत्व देना चाहिए। ये है हडसन बताना चाह रहे हैं कि साहित्य के इतिहास में काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को भी महत्व देना चाहिए, ये हडसन बता रहे हैं। आगे देखिए, अब अगली जो परिभाषा है हेराल्ड पी सिमनसन जी बताते हैं, कह रहे हैं साहित्य के इतिहास लेखन की समस्या केवल यह नहीं है कि वह किसी कृति में व्यक्त विचारों को पहचानने बल्कि यह भी कि एक प्रक्रिया के रूप में इतिहास के व्यापकतर संदर्भ में उनका स्थान निर्धारित करे। साहित्य के इतिहास की अपनी अपनी कुछ मांगें होती हैं, जिनमें प्रमुख रचना कब, कहाँ, कैसे और क्यों की गई। ये हेराल्ड पी सिमनसन, ये इनकी परिभाषा इतिहास के संबंध में। अब आते हैं हम, देखिए सीधी यहाँ पे आइए, एक परिभाषा है, ये मुख्य है, यहाँ पे इंपोर्टेंट परिभाषा है, ये देखिए, जो स्ट्रेटजीज इन क्रिटिसिज्म, ये इस एक पुस्तक है, इसके अंतर्गत ये परिभाषा मिलती है हमें। स्ट्रेटजीज इन क्रिटिसिज्म, ये एक किताब है, इसमें क्या है, ये परिभाषा मिलती है इतिहास के संबंध में। साहित्य इतिहासकार यह पता लगाने की चेष्टा करता है कि लेखक ने अपने समय अतीत से क्या प्राप्त किया और बदले में उसने अपने समय तक परवर्ती काल को क्या दिया। ये कहना है इस पुस्तक का स्ट्रेटेजीज इन क्रिटिसिज्म। इसमें बताया गया है साहित्य इतिहासकार यह पता लगाने की चेष्टा करता है कि लेखक ने अपने समय अतीत से क्या प्राप्त किया और बदले में उसने अपने समय तथा परवर्ती काल को क्या दिया। ठीक। अब आते हैं हम डॉक्टर बच्चन सिंह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है डॉक्टर बच्चन सिंह। इसमें पहले बिंदु है इनका, इतिहास जड़ न होकर गत्यात्मक होता है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं इतिहास जड़ न होकर गत्यात्मक होता है। अगला बिंदु है इतिहास अतीतोन्मुखी न होकर भविष्योन्मुखी होता है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह कह रहे हैं इतिहास अतीतोन्मुखी न होकर भविष्योन्मुखी होता है। तो इसी संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह परिभाषा से संबंधित ये इसे परिभाषित करते हैं, बताते हैं इतिहास में अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है
तथा साहित्यिक दृष्टि से उनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है डॉक्टर बच्चन सिंह की। बताते हैं, इतिहास की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से उनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। ये है डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। अब देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इतिहास के संदर्भ में परिभाषा दी है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताते हैं, मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। क्या बताते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। ये आपको याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं, जो मानव के द्वारा जो जो आई प्रवृत्तियां विशेषताएं हैं उनकी उन्होंने खोज की है, वो एक इतिहास के अंतर्गत आता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं, मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। ठीक, अब देखते हैं हम। आप सबसे पहले अपने एनटीए प्रेमचंद हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब बेल आइकन इंप्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और इससे संबंधित आप अपनी क्लास का लाभ उठा सकें। और ये क्लास अपने आपके जो नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी, प्रवक्ता, ये सबके लिए आपकी महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित है। अब देखते हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहासकारों की दृष्टि में जो इतिहास की परिभाषा है, जो क्या बताते हैं इतिहास के संबंध में, साहित्य इतिहास में। सबसे पहले देखेंगे हम डॉक्टर सुमन राजे। डॉक्टर सुमन राजे हैं कि जिनका समय 1938 में इनका जन्म होता है और 2008 में इनका निधन होता है। डॉक्टर सुमन राजे ये बताती हैं, इन्होंने साहित्य के इतिहास में मूल्यपरक दृष्टि से इन्होंने साहित्य की परिभाषा दी है और उसकी आवश्यकता बताई है। बताती हैं डॉक्टर सुमन राजे इतिहास में कि एक बात जो मैं समझती हूँ उस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सुमन राजे बता रही हैं इतिहास के संबंध में, एक बात जो मैं समझती हूँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सबने उसकी बड़ी उपेक्षा की है, वह है मूल्यों का संयोजन। इनके बिना मानविकी इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता और साहित्य तो बिल्कुल नहीं। साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का कलात्मक संश्लेषण है। ये साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप, ये है डॉक्टर सुमन राजे की रचना है, साहित्य इतिहास ग्रंथ है, उसमें इन्होंने डॉक्टर सुमन राजे ने परिभाषा दी है। क्या बताया है? बताती हैं कि एक बात जो मैं समझती हूँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सबने उसकी बड़ी उपेक्षा की है, वह है मूल्यों का संयोजन। इनके बिना मानविकी इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता और साहित्य तो बिल्कुल नहीं। साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का कलात्मक संश्लेषण है। यह साहित्य इतिहास संरचना स्वरूप, और स्वरूप 1975 ईस्वी, डॉक्टर सुमन राजे। ठीक, अब आते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये हैं हिंदी साहित्य के सबसे एक तरह से डायमंड। क्या है? डायमंड है, वेरी वेरी मोस्ट सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, ये क्या है? इतिहास ग्रंथ है इनका हिंदी साहित्य का इतिहास। ये 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में होता है। मृत्यु इनकी 1941 ईस्वी में होती है। ठीक, शुक्ल का समय है 1884 से 1941 ईस्वी। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास की परिभाषा क्या दी है, ये देखिए। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं इतिहास के संबंध में। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये परिभाषा आपको याद रहनी चाहिए मुँह जुबानी, क्योंकि ये परिभाषा अक्सर कर कहीं पे भी इंटरव्यू या परीक्षा या किसी भी प्रोफेसर द्वारा आपसे पूछी जा सकती है कि शुक्ल की परिभाषा क्या है। बताते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये शुक्ल जी हैं। और शुक्ल जी और बताते हैं, नोट में है, प्रथम संस्करण 1929 में प्रकाशित हुआ और इतिहास ग्रंथ में देश शब्द था उसमें। क्या? जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, वहाँ पे जबकि शब्द नहीं था, वो था जबकि प्रत्येक देश का साहित्य शब्द की जगह युग शब्द था और बाद में 1940 के द्वितीय संस्करण में युग शब्द की जगह देश शब्द का प्रयोग किया गया। ये आपको याद रखना है कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में पहले संस्करण में क्या था, जो देश शब्द आता है हम पढ़ते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, तो जो देश के समय जो देश शब्द है उसकी जगह पे क्या था, वहाँ पे युग शब्द था। युग शब्द होने से फिर द्वितीय संस्करण आया 1940 ईस्वी में, तो उस युग शब्द को हटा करके देश शब्द को वहाँ पे उसका प्रयोग किया गया, तो तभी जो परिभाषा बनती है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, इस तरह से। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं हम डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा में बताते हैं डॉक्टर नगेंद्र, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। जो डॉक्टर नगेंद्र ने बात की है वही ये बात डॉक्टर सुमन राजे ने भी वही बात की है। कहती हैं, जिस डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है।
ठीक। अब दूसरी परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र बताती हैं अपने इतिहास में कि युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या आपका 42, ठीक। बताते हैं डॉक्टर नगेंद्र, युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या 42, ठीक। आगे देखिए, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं, ये बताते हैं इतिहास के संबंध में कि पहला 1 नंबर इनकी परिभाषा है, साहित्य के इतिहास का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। कहते हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, साहित्य के इतिहास का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। ये कहती हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक। इनका इतिहास का ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसका समय है 1986 ईस्वी, याद रखना चाहिए आपको 1986 ईस्वी, ठीक। अब देखिए, जो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं एक जगह और इतिहास की परिभाषा देते हुए बताते हैं, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण इतिहास है। कहते हैं मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण इतिहास है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक। अब देखते हैं हम डॉक्टर नामर सिंह और डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर सुमन राजे, ये सभी समझ लीजिए हिंदी साहित्य के डायमंड हैं। यहाँ से प्रश्न, इनकी परिभाषा से प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक। डॉक्टर नामर सिंह, इनका समय है 1926 में जन्म होता है, 2019 में इनका निधन हो जाता है। डॉक्टर नामर सिंह 1926 से 2019 इनका समय है। इनके साहित्य इतिहास में मूल्यपरक आकलन पर जोर दिया गया है। कैसा? मूल्यपरक आकलन पर क्या किया गया है? जोर दिया गया है। जो मूल्यपरक ही एक तरह से हमें देखने को मिलता है डॉक्टर सुमन राजे के यहाँ। तो डॉक्टर नामर सिंह ने इतिहास की परिभाषा देते हुए उन्होंने बताया है, आज आलोचना का कार्य इसी संश्लिष्ट सामयिक बोध को परिभाषित और संगठित करना है, स्वयं अधिक से अधिक लोगों का इस आत्मबोध के प्रति सतर्क करते हुए उसके निर्माण में सहायता देना है। आलोचना का ठोस, मूर्तिमान एवं व्यवहारिक प्रतिमान यही है। एक प्रकार से वही साहित्य का प्रतिमान भी है और साहित्य का इतिहास भी है। कह रहे हैं, अब ये हैं, बताते हैं कि साहित्य और आलोचना, डॉक्टर नामवर सिंह की जो किताब है उसमें बताते हैं इतिहास की परिभाषा देते हुए, तो इसमें बताई है उन्होंने परिभाषा डॉक्टर नामवर सिंह ने, आज आलोचना का कार्य इसी संश्लिष्ट सामयिक बोध को परिभाषित और संगठित करना है, स्वयं अधिक से अधिक लोगों का इस आत्मबोध के प्रति सतर्क करते हुए उसके निर्माण में सहायता देना है। आलोचना का ठोस, मूर्तिमान एवं व्यवहारिक प्रतिमान यही है। एक प्रकार से यही साहित्य का प्रतिमान भी है और यही साहित्य का इतिहास भी है। ये है डॉक्टर नामवर सिंह, साहित्य और आलोचना, ये उनका ग्रंथ है जो रचना है, उसमें इतिहास की परिभाषा देते हुए उन्होंने बताया है। अब देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह बता रहे हैं, जिनका समय 1919 में होता है जन्म और 2008 में निधन होता है। डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने पहली परिभाषा बताते हैं, इतिहास अतीतोन्मुख नहीं भविष्योन्मुख होता है, वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। अतीतोन्मुखी इतिहासकार अथवा साहित्यकार पुनरुत्थानवादी होकर जड़ हो जाता है। इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब होता है भविष्योन्मुखी। ये है इतिहास की परिभाषा डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। बताते हैं इतिहास अतीतोन्मुखी नहीं भविष्योन्मुखी होता है, वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है, क्योंकि इतिहास में गति होती है, भविष्य की उन्मुखी होती है, भविष्य को सोचने वाली गति होती है उसमें। अतीतोन्मुखी इतिहासकार अथवा साहित्यकार पुनरुत्थानवादी होकर जड़ हो जाता है, इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब होता है भविष्योन्मुखी, ठीक। अभी दूसरी परिभाषा में डॉक्टर बच्चन सिंह बताते हैं, कहते हैं इतिहास का विकास क्रम प्रकृति की तरह कार्य कारण श्रृंखला से बंधा नहीं रहता, इतिहास मनुष्य का ही होता है। मतलब कि कहना चाह रहे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का सीधा सामान्य अर्थ है कि जो इतिहास है सामान्यतः मनुष्य का ही होता है। तो पूरी परिभाषा में बता रहे हैं, इतिहास का विकास क्रम प्रकृति की तरह कार्य कारण श्रृंखला से बंधा नहीं हो रहता, इतिहास मनुष्य का ही होता है। वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है। ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षाओं, निर्णय, क्रियाकलाप आदि पर भी बहुत कुछ निर्भर करती हैं। ये है इतिहास में बता रहे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक। आगे देखिए, आगे बताते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, एक और बिंदु इनकी परिभाषा में आता है, आधुनिक युग इतनी तेजी से बदलता रहा है। बताते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, आधुनिक युग इतनी तेजी से बदलता रहा है और बदल रहा है, इस क्षिप्रतर बदलाव को साहित्य और इतिहास दोनों संदर्भों में एक साथ पकड़ना ही इतिहास है। ये हुआ डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, ये ग्रंथ है इनका, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास,
ठीक, की भूमिका में ये उन्होंने परिभाषा दी है। क्या दी है परिभाषा? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी भूमिका में आधुनिक युग इतनी तेजी से बदल रहा है या बदलता रहा है और बदल रहा है। इस बदलाव को साहित्य और इतिहास दोनों संदर्भों में एक साथ पकड़ना ही क्या है? इतिहास है। डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक, अब देखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य में जो परिभाषा दी है उन्होंने। ठीक, बताते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने परिभाषा दी है, अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व या प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहती है। यह है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। ठीक, क्या कहा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने? कहते हैं अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व या प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अगली परिभाषा है डॉक्टर, ये है नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है। ये बताती हैं इतिहास के संदर्भ में, साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास ही हो सकता है। ये नलिन विलोचन शर्मा बता रहे हैं, साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास भी हो सकता है। ये है नलिन विलोचन शर्मा। ठीक, आगे देखिए, हम देखते हैं डॉक्टर शंभुनाथ हैं। डॉक्टर शंभुनाथ ने क्या कहा है इतिहास की परिभाषा देते हुए? इतिहास केवल घटनाओं और व्यक्तियों के जीवन वृत्त का संग्रह नहीं है, न तो यह विचारधाराओं का आकलन मात्र है, यह मानव चेतना की सक्रियता का विवेचनात्मक अभिलेख है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। ठीक, अब देखिए, बताते हैं गोविंद चंद्र पांडे। गोविंद चंद्र पांडे बता रहे हैं इतिहास की परिभाषा देते हुए, इतिहास एक ऐसा ज्ञानमय अनुशासन है जिसके माध्यम से किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को देखा परखा जा सकता है। ये बता रहे हैं डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे। इतिहास एक ऐसा ज्ञानमय अनुशासन है जिसके माध्यम से किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को देखा परखा जा सकता है। गोविंद चंद्र पांडे। ठीक, अब आते हैं कर्नल जेम्स टॉड। जो कर्नल जेम्स टॉड हैं, ये पाश्चात्य विद्वानों में सबसे महत्व है, इंपॉर्टेंट हैं, प्रमुख हैं। याद रखिएगा कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। देखिए, अतीत की जो घटनाएं हुई हैं उनका हम वर्तमान में अवलोकन या उन पर विचार विमर्श, विवरण, विश्लेषण जो भी करते हैं वो क्या है? इतिहास है। ऐसा कर्नल जेम्स टॉड का कहना है कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। कर्नल जेम्स टॉड, ये इनकी परिभाषा है। अब देखिए, महर्षि वेद व्यास हैं, वो महर्षि वेद व्यास बताते हैं इतिहास बताते हुए, धर्मार्थ का मुख्यसु उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त सत्याख्यानम इति इतिहासमुच्यते। ये हैं महर्षि वेद व्यास। क्या कहते हैं? धर्मार्थ का मुख्यसु उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त सत्याख्यानम इति इतिहासमुच्यते। ये है महर्षि वेद व्यास के अनुसार इतिहास के संबंध में। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं इतिहास के संदर्भ में, मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये उनका महत्वपूर्ण बिंदु है। मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और बताते हैं आदिकाल भारतीय विचारों के मंथन का काल है। ये उनके हिंदी साहित्य के आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, वहाँ इसका ये कथन मिलता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ में कि आदिकाल भारतीय विचारों के मंथन का काल है। ये उनके आदिकाल के संदर्भ में परिभाषा देती हैं। अब देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, वो बताते हैं इतिहास के संदर्भ में, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। क्या कहते हैं? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। दूसरा है, बताते हैं कथन है दूसरा इनका, अंतःकरण की वृत्तियों का चित्रण काव्य है। देखिए, अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र काव्य है। ये जो काव्य है, काव्य को ही इसे हिंदी साहित्य में साहित्य बोला जा गया है और जो संस्कृत जगत में इसे बोला गया है काव्य। ठीक, और साहित्य, हिंदी साहित्य जगत में से साहित्य के नाम से जाना गया है। अब देखिए, हम देखते हैं बालकृष्ण भट्ट हैं जो इतिहास के संबंध में बताते हैं, साहित्य के संबंध में कहते हैं साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये बालकृष्ण भट्ट की सबसे फेमस प्रसिद्ध ये परिभाषा है। साहित्य के संबंध में बताते हैं साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट। अब मुझे बताइए, बालकृष्ण भट्ट की जो एक पत्रिका है वो कौन सी पत्रिका है और वो कब प्रकाशित हुई, कब संपादित हुई, ये बताइए बालकृष्ण भट्ट। हम बात करते हैं अब बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य की परिभाषा देते हुए क्या कहा है कि साहित्य मूल
मूलतः जीवन की आलोचना है। ये तो मुंशी प्रेमचंद कहते हैं साहित्य मूलतः जीवन की आलोचना है। और ये एक है मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं साहित्य जीवन की आलोचना है। ये विशेष रूप से याद रखना है। प्रेमचंद ने जब साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा है साहित्य मूलतः जीवन की आलोचना है, और मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं साहित्य जीवन की आलोचना है। ये थोड़ा सा अंतर है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। जहाँ मूलतः शब्द आ जाए वो मुंशी प्रेमचंद की परिभाषा है साहित्य के संबंध में। कैसे? साहित्य मूलतः जीवन की आलोचना है, इस तरह से मुंशी प्रेमचंद की परिभाषा है। और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं इतिहास के संबंध में परिभाषा बताते हैं कि साहित्य आत्म अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। कि डॉक्टर नगेंद्र बता रहे हैं साहित्य आत्म अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। ठीक, अब आते हैं कॉलरिज। कॉलरिज बताते हैं काव्य इतिहास के साहित्य के संबंध में, काव्य के संदर्भ में कॉलरिज सुंदर शब्दों का सुंदर पदक्रम काव्य है। क्या कहते हैं? सुंदर शब्दों का सुंदर पदक्रम काव्य है, ये है कॉलरिज। ठीक, कॉलरिज है। अब देखिए कॉलरिज का ये बताइए कॉलरिज ने कौन सा सिद्धांत दिया है, ये आपको कमेंट में बॉक्स में बताइए। अब देखिए हम देखते हैं हडसन। हडसन ने क्या परिभाषा दी है? वो कहते हैं भाव और कल्पना के माध्यम से जीवन की व्याख्या काव्य है। कि काव्य के संदर्भ में हडसन बोल रहे हैं भाव और कल्पना के माध्यम से जीवन की व्याख्या क्या है? काव्य है। जो हमारे अंदर भाव होंगे, हम कल्पनाएं करेंगे, उनके माध्यम से जीवन की व्याख्या हम करें हमारी होगी, वो क्या होगा हमारे लिए? वो काव्य होगा, ऐसा हडसन बोलते हैं। क्या? भाव और कल्पना के माध्यम से जीवन की व्याख्या काव्य है। ठीक, ये हुए हडसन। अब आते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं हिंदी साहित्य साहित्य वह है जिसमें कुछ लिखा गया है तथा जो जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। क्या? साहित्य वही है, साहित्य क्या है? साहित्य वही है जिसमें कुछ लिखा गया है तथा जो जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अब देखते हैं आचार्य विश्वनाथ जो है संस्कृत आचार्य में है, जिनका ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम बताइए आप। बताते हैं साहित्य साहित्य दर्पण। क्या है? साहित्य दर्पण है, ये है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ का है ग्रंथ साहित्य दर्पण। उसमें काव्य की परिभाषा बताते हुए कहते हैं विश्वनाथ कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये है विश्वनाथ। ठीक, काव्य की परिभाषा के संदर्भ में। और आते हैं पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ बताते हैं काव्य के संदर्भ में रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। यहाँ पे है देखिए रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह है आचार्य जगन्नाथ। अब आते हैं आचार्य भामा। भामा बताते हैं शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। जो आचार्य भामा है, भामा बताते हैं क्या? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। ठीक, ये है काव्य के संदर्भ में, इतिहास साहित्य के संदर्भ में जो भी परिभाषाएं हुई हमने अच्छे से सभी पे विश्लेषण विवेचन किया। और इस श्रेणी में आज की कक्षा है, जो आपकी क्लास है, समाप्त होती है। आपने अपने चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन इंप्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और इसी श्रेणी में हम इस क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। और आने वाली जो क्लास होगी हिंदी साहित्य इतिहास से में ही दूसरी आपकी क्लास होगी, जिसमें देखेंगे हम हिंदी साहित्य की परंपरा जो चली आ रही है, कैसे हिंदी साहित्य के इतिहासों की ग्रंथ में हमने अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम उनमें पुस्तकों का सहारा लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जैसे, और मिश्र बंधु, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर सुमन राजे इत्यादि। और हम सभी पुस्तकों का अध्ययन करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। और आपसे विशेष निवेदन है, आप अपने यूट्यूब एनटीए प्रेमचंद हिंदी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन इंप्रेस कर लीजिए। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जो भी प्रश्न का डाउट है आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसका मैं समाधान करने के लिए आपके लिए तत्पश्चात आपके लिए प्रस्तुत हूँ। और हिंदी साहित्य के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है एनटीए प्रेमचंद हिंदी अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद मित्रों।